ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कल मैंने आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बता दिया था, उसका फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला और कैसे उसमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उस पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आज हम करेंगे। उसके अलावा वेरियस प्रोसेसेस जो हमने डिस्कस किए, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। रात को मैंने करीब 1-1:15 बजे के आसपास आप सबको मैसेज किया होगा, आपने देख लिया होगा होपफुली। और जो मैंने मैसेज किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ अगर रह जाएंगे तो फिर कल हम डिस्कस करेंगे। कल संडे है तो संडे में भी मैं क्लास लूंगा, टाइमिंग अभी मैं बता दूंगा आपसे, डिस्कस करके जो भी हम चाहेंगे वो टाइमिंग अपने हिसाब से रख लेंगे, जो भी आपके लिए और मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। कल संडे है, संडे में भी मैं क्लास रखूंगा। मैं चाहता हूँ कोर्स आपका कम से कम कंप्लीट हो, तो एक तसल्ली ये है कि चलो हम अब रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो क्लास कल आपके होगी संडे में भी, टाइमिंग कन्वीनियंट रखेंगे, अर्ली मॉर्निंग की तो नहीं होगी। अभी बच्चे कुछ लॉग इन कर रहे हैं, तो अभी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने आपको जो नाइट में क्वेश्चन भेजे हैं, करीब 1 बजे के आसपास मैंने करीब 10-12 सवाल आपको भेजे होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड हैं, कुछ जनरल प्रोसेस से अच्छे सवाल हैं और वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। उनमें सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं मोस्टली, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छे सवाल हैं और मोस्टली मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई रह जाएगा तो फिर आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, आप घर पे कर सकते हैं। तो और इसके बाद हम आज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन, हीट पंप, उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड हैं। तो आप अपना मोबाइल को हैंडी रखिए। वैसे तो आप उस पर पढ़ रहे होंगे, तो मोबाइल या लैपटॉप पे हैं तो आप ये ओपन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जेई मेन का है, और हो सकता है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको सेंड किए हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको सेंड किए हैं उसी सीक्वेंस में आपको रिसीव भी हुए होंगे। तो पहला सवाल यही है, 57 नंबर होगा जेई मेन का 2019। क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। A rigid diatomic ideal gas undergoes an ideal process, undergoes an adiabatic process at room temperature. First stop, the relation between temperature and volume of this process is TV to the power x equals to constant, then x is, ठीक है। तो ये दिया है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है और उस एडियाबेटिक प्रोसेस में ये वाला लॉ ओबे होता है, ठीक है। और कह रहा है रिजिड डाइएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस व्हिच फॉलोज दिस लॉ, ठीक है। इस लॉ को फॉलो करता है, तो इसमें डिमांड कर रहा है एक्स क्या होगा। आप देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस कह रहा है, डाइएटॉमिक गैस कह रहा है और हमसे एक्स डिमांड कर रहा है। 2019 जेईई मेन का क्वेश्चन है। तो आपको बताया था मैंने, एडियाबेटिक प्रोसेस में बताया था टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। ध्यान रहे, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो गामा -1 किसके बराबर हो गया, एक्स के। और यू नो डाइएटॉमिक गैस क्वेश्चन में दिया है, गैस इज डाइएटॉमिक, तो डाइएटॉमिक गैस के लिए 7/5 होता है गामा की वैल्यू, और ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2/5। ऑप्शंस भी हैं क्वेश्चन में, सो द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, ठीक है। अब जो बच्चे इस समय हो सकता है मेरी क्लास लाइव न कर रहे हो, तो मैं वीडियो जब अपलोड करूंगा तो कम से कम क्वेश्चन को सुन सकते हैं, बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। तो एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ भी देता हूँ, ठीक है, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या है। बाकी आप जो बाकी बच्चे हैं, एक सेकंड, कोई वेटिंग नहीं। तो अब देखिए, ये हो गया, इजी था और लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, अभी ज्यादा पुराना भी नहीं, 2019 में। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन रिसीव हुए होंगे जिस सीक्वेंस में मैंने भेजे हैं, और मैंने भी उसी तरह से अरेंज करके भेजे जिस सीक्वेंस में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन, या डिस्कस करूंगा जिस सीक्वेंस में। अगला सवाल जो है वो है एक आइडियल 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है और नीट 2016 का है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016, नीट 2016 का क्वेश्चन है, ये जेई मेन का है,
2019। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस undergoes a process described by the equation PV to the power 3। ये कह रहा है कि एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस और इस प्रोसेस को ओबे करती है PV की पावर 3। ठीक है, और हमसे पूछा गया हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। मैंने आपसे बोला था हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, और PV की पावर 3 कांस्टेंट है, नीट 2016 का क्वेश्चन है देखिए। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, CV R/1 - X। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको मैंने बताया था PV की पावर X बोला था मैंने, और इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से X की वैल्यू पता लगी एक तो आपको। दूसरा जो CV है, CV कैसे मिलेगा, मोनो एटॉमिक गैस दिया है क्वेश्चन में, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। 1 मोल की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे केवल हीट कैपेसिटी डिमांड कर रहा है, तो कितने मोल है इसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका R/γ-1 और ये R/1 - X की जगह 3, और मोनो एटॉमिक गैस है तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5/3। बोलिए, वैसे भी मैंने आपको पीछे कई बार बताया कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू FR/2 या 3R/2 लिख सकते हो। तो ये आपका 3R/2 और यहाँ से माइनस R और by 2, तो ये आपका 3R/2 और R/2 कितना आ गया, R आ गया। कौन सा आंसर हो गया जो दिया है इसमें, D वाला ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, तो D वाला आंसर हो गया। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक आखिरी बार। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस। जिन बच्चों को, वैसे तो मेरे ख्याल से सबको मैंने भेजा है, अगर किसी को मैसेज रिसीव भी ना हुआ हो, आपस में आप कनेक्टेड हैं किसी से, या मुझे मैसेज कर देना, आई सेंड यू अगेन। इसके अलावा अगर आप नहीं मिला है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो उसको भी सुन सकते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV to the power 3 equals to constant the heat capacity of the gas during this process is। 4 ऑप्शन थे, उनमें से 3R/2, 5R/2, 2R और R। तो राइट आंसर हो गया R, D वाला आंसर हो गया। जो हमें ऑप्शन दिए उसमें आंसर D हो गया। ये आगे आप देखिए सीधे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ प्रीवियस ईयर से, जिससे आपको अंदाजा तो हो कि जो हम पढ़ रहे हैं कम से कम वो काम का है कि नहीं है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो मैंने आपको नहीं भेजा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी, calculate the molar heat capacity for a monoatomic gas, obeying P/T square equals to constant। बस इतना सा है, करिए आप, मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का सिर्फ। Calculate the molar heat capacity for a monoatomic gas obeying this law, Pt square equals to constant है। Pt square equals to constant। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह के फॉर्म में लाना होगा, जिससे कंपेयर करने के बाद फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर। तो ये आ जाएगा आपका C इक्वल्स टू CV और R/1 - X। जब मेन काम आपके लिए है वो X की वैल्यू को फाइंड करना है, X की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो लिखा हुआ है, इससे पहले प्रॉपर फॉर्म में अगर हम लाते भी हैं तो P की पावर -T इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए मोनो एटॉमिक गैस है, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू 3R/2 जैसा अभी मैंने बताया, और R/1 - X। तो X की वैल्यू में -2 रख सकता हूँ क्या, ये कंपेयर कर देंगे PV की पावर X, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बताया था मैंने आपको।
पीवी की पावर में x लेके चल रहा हूँ, कुछ लोग पीवी की पावर n लेके चलते हैं तो यहाँ n आता है, पर nRT आ जाता है ना, nRT, पीवी इक्वल टू nRT, तो वो n से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां nRT में n मोल है और यहाँ पावर में तो मैं x लेके चल रहा हूँ। तो क्या हम x की वैल्यू -2 रख सकते हैं यहाँ पर? बताइए, क्या x की वैल्यू -2 रख सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि आपको देखना होगा पीवी की पावर 3 था, पीवी की पावर 3 था, तो वहां जैसे उस वाले में तो v की पावर देखी जाती है, v की जो पावर होगी वो x होगा, और ध्यान रखना p की पावर 1 होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, और ये जो लिखा हुआ है इसे हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे, एडियाबेटिक प्रोसेस में 3 फॉर्मूले लिखाए थे, तो मैं जरा याद दिला दूं आपको। P प्रोपोर्शनल टू, एक और फॉर्मूला था P प्रोपोर्शनल टू T की पावर क्या था, याद है? गामा अपॉन गामा -1। ऐसा करके आप ये 2 की वैल्यू को इससे कंपेयर करके आपको गामा, सॉरी गामा नहीं, ये सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, ये P T की आइडियाबेटिक में चला गया, ये गलत हो गया, बट कर सकते हैं उससे भी एनीवे। पर ये था पी टी की पावर -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे टी को लाके रिप्लेस करना है वी से, टी को हटाना है और वी से रिप्लेस करना है, सबसे पहली रिक्वायर, वो थोड़ा मैं एडियाबेटिक में चला गया, वो ध्यान नहीं रहा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ये। पी टी की पावर -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो पहले पी वी की पावर क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको अभी हम लिखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गलती से भी यहाँ पे t की पावर -2 है तो वो x की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है। तो आप एक काम करेंगे, p यहाँ पर है और इसके बाद, या इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे p और ये जो t है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन कभी भी लगा सकते हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन में t की वैल्यू p अपॉन v अपॉन nr, तो ये t को हम यहाँ पे अगर रिप्लेस करते हैं तो p स्क्वायर v स्क्वायर और ये आ जाएगा n स्क्वायर r स्क्वायर। आपको अप्रोच समझ में आई? जब तक अब हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये p अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो t की वैल्यू pv अपॉन nr ये हमने यहाँ रख दी, तो p स्क्वायर v स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर, ये जो n स्क्वायर r स्क्वायर है दैट्स ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को इधर ले आओ, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज आल्सो ए कांस्टेंट, और ये बन जाएगा आपका p की पावर -1 और v की पावर -2, p की पावर -1 और v की पावर -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो, यहां तक ठीक है भाई? क्लियर है यहां तक? p की वैल्यू है? यस सर। तो अब यहाँ पे इसको फर्दर अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा p v की पावर 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 1 अपॉन में कर लेते हैं, p से ये चला जाएगा तो pv स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट बन जाएगा। 1 अपॉन में ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से इसे काटते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को इधर ले आए तो डायरेक्ट pv स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। आप मेरी बात को शायद समझे हो, nr को यहीं रहने दो, कांस्टेंट को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। और p की पावर 1 होना जरूरी है, तो ये आ गया, तो यानी pv स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। देखो आप ये कह सकते हैं कि सर ये p t की पावर -2 था, यहाँ पे +2 है, ये अंतर है, यही समझना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता लगी 2। नाउ अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cv प्लस r अपॉन 1 माइनस x, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए cv की वैल्यू 3r/2 प्लस r, और यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 3r/2 प्लस r अपॉन 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -r, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? r/2, ठीक है, c की वैल्यू आ गई r/2। आप देखिए दोनों क्वेश्चन की अप्रोच ऑलमोस्ट सेम है, ये एक मैंने अपनी तरफ से दे दिया, ये डायरेक्ट स्टेट आ गया, v की पावर 3 था तो यहाँ से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना आसान हो गया। लेकिन कभी कभी इस तरह के फॉर्म में आएगा तो गलती नहीं करनी है कि यहाँ t को ऊपर लेकर t की पावर -2 है वो x की वैल्यू मान ली, सब गड़बड़ हो जाता, -2 रखते यहाँ प्लस हो जाता, r/3 आता, 3r/2 यहाँ आता, आंसर हमारा बदल जाता। अभी आप जो देख रहे हैं आंसर हमारा आया c इक्वल्स टू r/2, c इक्वल्स टू r/2, ठीक। तो ये आप नोट कर लिए, ये मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूं।
मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, आप सुन लें या लिखना चाहें तो लिख भी लें, और या जरूरी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो आप नोट कर लें। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, ये प्रीवियस ईयर से नहीं है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड by 2 moles of a monoatomic gas। मैं यहाँ पे जो काम की इंफॉर्मेशन है वो लिख देता हूँ, मोनोएटॉमिक गैस है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड by 2 moles of monoatomic gas to raise its temperature by 300 Kelvin, to raise its temperature by 300 Kelvin through a process Tt equals to constant। ठीक है, 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है जिसके टेम्परेचर को हमें डेल्टा टी 300 केल्विन बढ़ाना है, और प्रोसेस ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, एक बात तो ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द वर्क डन in this process, also find the work done in this process, also find the work done in this process। करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको टाइम बचाना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए सक्सेस के लिए। यू मस्ट बी फास्ट एनफ एंड यू मस्ट बी एक्यूरेट इन योर कैलकुलेशन। तो आपको फास्ट भी करना है और सही भी करना है। आपको सिर्फ 1 मिनट दूंगा, तुरंत आंसर करिए इसको। किसी का आंसर आया हो तो बता सकता है, यू कैन शेयर। वर्क 1200 आवर। वर्क कितना आया है? 1200 आवर। अच्छा, 1200 आवर आया है। ओके, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर किसी का नोट नहीं हो पाया हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको हम करेंगे। मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वर्क डन का ही बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला इसमें होता है एन आर डेल्टा टी, और ये 1 माइनस एक्स, याद हो तो। वर्क का फॉर्मूला यही होता है, और इसमें अगर आपको हीट चाहिए डेल्टा क्यू, तो वो फिर डेल्टा यू और ऐड हो जाता है, जिसका टर्म इसमें क्या आता है, एनसीवी डेल्टा टी। यही तो मैंने बताया था। ये एनसीवी डेल्टा टी में आर अपॉन गामा माइनस 1 करके हमने इसको सॉल्व किया था, जहां से सी की वैल्यू आई थी। वो भी निकाल लेंगे, पहले वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना इसके तो होना नहीं है। तो वर्क निकाल लेते हैं, फिर बाकी डेल्टा यू तो निकाल ही लेंगे। ठीक, सो अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स की। तो यहाँ Pt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो आपको पहले x निकालने के लिए इसे PV की पावर x के फॉर्म में लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसमें P और T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन V NR इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, राइट। T को रिप्लेस कर दो, इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन आप कभी भी लगा सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन कभी भी लगाई जा सकती है, किसी भी प्रोसेस में लगाई जा सकती है। गैस के लिए है तो हमेशा वैलिड है। तो P आ जाएगा यहाँ पे T की जगह PV अपॉन NR, तो ये आ गया आपका P स्क्वायर V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे x की वैल्यू 2 मत रख देना। v की पावर देखी जाती है, और उस समय देखी जाती है जब p की पावर 1 हो। वो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो v की पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू अब कंपेयर करके मिल गई कितनी, हाफ। और यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो w मिल जाएगा। मैं इधर मिटा रहा हूँ इसको, और इधर हम लिखेंगे। आप नोट कर लीजिए, अगर जो बच्चे नहीं कर पाए हैं। मैं आज आपको काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा 11th में होता है तो उसका फोकस थ्योरी पे ज्यादा होता है। आप क्योंकि टारगेट बैच के हैं, आपका मेन फोकस है प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा हो कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हाफ कैसे मिली आपको, आई होप समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम W निकालेंगे, तो W के लिए क्वेश्चन में 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, R की वैल्यू को R ही रहने दो, उसे चेंज करने के लिए जरूरत नहीं है। डेल्टा T की वैल्यू 300 केल्विन और यहाँ पे 1 माइनस x की वैल्यू हाफ, तो ये हाफ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4, तो 1200 R आ गया। या तो इतना ही रहने दो, या फिर आपको मैंने बताया था कि R की वैल्यू मैंने पीछे कई बार कही है 8.314 नहीं, 25/3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का आनंद अगर आप चाहते हैं तो ये आप इसको इस तरह से 400 ये आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 2 0 इतने जूल आ गया वर्क, या 1200 R के फॉर्म में ही छोड़ सकते। 8.314 मैंने मना किया था, आज के बाद जिंदगी में कभी यूज नहीं करना, ऑफलाइन क्लास में बताया था। 25/3 देखिए वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिली है, 3 से काटने का आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। तो 400 इंटू 25 ये आ गया 10,000, राइट। ये W आ गया। अब डेल्टा U निकाल लोगे तो हीट भी निकल आएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो हीट ही पूछी है, बट मैंने वर्क भी इसमें कहा, तो डेल्टा U के लिए वही NCV डेल्टा T, N 2 मोल है और CV की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस है, तो CV की वैल्यू अभी मैंने बोली 3R/2 और ये 300, ठीक है। तो आप 2 से 2 गया, फिर R की वैल्यू चाहो तो ऐसी रहने दो 900R, या फिर आनंद की प्राप्ति के लिए अगर आप इसमें चाहें तो 25/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 300 और ये 25, तो 7500 जूल हो गया। तो जो हीट आएगी वो अगर R के टर्म्स में लिखना है तो 2100R, या फिर आप इसमें 7500 ये है तो ये आ जाएगा 17,500 जूल, ठीक है। 17,500 जूल या 17,500 ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया, कोई टफ नहीं क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा, और भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए इसके बाद प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेंगे हम। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, इसी में मैंने जो भेजा है 28 सीक्वेंस में ही मैं बोल रहा हूँ, जो आपको मैंने भेजा, ये तो मैंने भेजे नहीं थे, ये अपनी तरफ से करा दिए। कुछ ग्राफ कन्वर्जन के भी क्वेश्चन होंगे, ग्राफिकल कन्वर्जन के, एक ग्राफ दिया होगा और उस ग्राफ से आपको दूसरे ग्राफ को कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो भी हम करेंगे। तो उसके पहले कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन का 2012 का, ये ऑनलाइन में 28 क्वेश्चन करके मार्क होगा आपको, जो मैंने सेंड किया है इमेज, और मैं पढ़ देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए क्या है। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद वॉल्यूम एज, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद वॉल्यूम एज P इक्वल्स टू अल्फा V, P equals to alpha V, where alpha is a constant. 1 mole of the gas is allowed to undergo expansion such that its volume becomes m times its original volume. The work done by the gas in the process is, ठीक है। मैं सारा जो भी प्रोसेस पढ़े उनसे मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने भेजे इसी सीक्वेंस में आपको रिसीव हुए हैं या डिफरेंट है, ऊपर नीचे आपको सर्च करना पड़ रहा है? मैंने तो भेजे इसी सीक्वेंस में, हो सकता है ऊपर नीचे सफलिंग हो गई हो, आपको इसी सीक्वेंस में मिले जिस सीक्वेंस में मैं बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपको इसी सीक्वेंस में रिसीव हुए या सफल्ड फॉर्म में? यस सर, सही सीक्वेंस सर, सेम सीक्वेंस। चलिए वही है, क्योंकि आपको फिर नहीं ऊपर नीचे काफी सारे क्वेश्चन भेज दिए तो फिर ऊपर नीचे सर्च करना पड़ता। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रेशर है वो अल्फा V है और हमको वर्क बताना है। वर्क बताना है तो मैंने कहा था प्रोसेस चाहे कोई भी हो, ये फॉर्मूला जिंदाबाद, हमेशा आप इसको लगा सकते हैं, इंटीग्रल पीडीवी, ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो। तो आप इसमें P की वैल्यू अल्फा V रख दो और इसको सॉल्व कर डालो, अल्फा V dV। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 1 मोल गैस है और उस 1 मोल गैस को वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से m टाइम्स कर दिया, यानी मैं मान लेता हूं पहले वॉल्यूम V था, ठीक है, और बाद में mv हो गया। अब आप ये कह सकते हैं आपको पहले का वॉल्यूम कैसे पता? भैया मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां 4 ऑप्शन जो दिए है ना, उनके हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि दिया नहीं है, देना चाहिए था इनिशियल वॉल्यूम V0 टाइप का कुछ बोल देता,
पर नहीं बोला है, ऑप्शन दिए तो फिर हम उस हिसाब से एक को v तो फाइनल वॉल्यूम को mv लेके चलेंगे। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, अल्फा बाहर आ जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, v²/2, इसमें लिमिट डाल दो v, और ये यहाँ पे mv, ये जो 2 है ये बाहर आ गया, आप इसमें रखेंगे तो ये अल्फा v² कॉमन आ जाएगा और ये अंदर बचेगा m² - 1। ये आंसर आ गया। तो जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 4 दिए। ये जेई मेन का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से 2012। अब मैं जैसे जेई मेन के करा रहा हूं, आप देखना एडवांस के क्वेश्चन में भी बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते। आप ये सोचें कि मैं एडवांस के नहीं करा रहा हूं, आप एडवांस के क्वेश्चन भी पिक कर लेना, आसानी से कर लोगे। कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते। हीट हुआ, साउंड हुआ, लाइट है, मॉडर्न फिजिक्स है, रिलेटिवली क्वेश्चन आसान होते हैं, चाहे आईआईटी एडवांस हो, जेई मेन। नीट में तो वैसे भी आसानी आते हैं। ठीक है, और पिछली साल से तो खैर कहानी बदल दी है, आपको पता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल भी आसान है, देखने में लग रहा है कि टफ सा है। क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ फॉर अ गैस इज गिवन बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 मार्क किया होगा, ये भी जेई मेन का 2014 का है, और इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ गैस इज गिवन बाय पीवी = nRT प्लस अल्फा v। इक्वेशन क्या है, मैं इधर वाले को रब कर देता हूं, नोट करो। नोट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट हो जाता है ठीक है कम से कम, नहीं तो स्क्रीनशॉट है। बाकी मैं अपलोड तो कर ही रहा हूँ वीडियो, अगर फिर भी नहीं कर पाते तो वीडियो देखो फिर। तो इसमें कह रहा है कि एक आइडियल गैस है, इक्वेशन उसकी ये है पीवी = nRT प्लस अल्फा v, ये इक्वेशन है। ठीक है, और कह रहा है वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल एंड अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। n नंबर ऑफ मोल है और अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस है, यानी आप n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ये दिया है। ये जेई का ही क्वेश्चन है 2014। ये मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे जेई मेन के क्वेश्चन, जेई वाले जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी वो तो लगा ही रहे, अभी इस समय जेई के फेज वगैरह होने ही है। इसके अलावा नीट पढ़ने की तैयारी करने वाले बच्चे भी काफी क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी उसकी साइट पे, एनटीए की साइट पे आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, काफी कुछ आपको मिल भी जाएंगे, और हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे भी होते होंगे जो आपको डाउट में होते होंगे, पूछना चाहोगे, तो मैं यहाँ डिस्कस ही करा रहा हूँ। कुछ टफ सही क्वेश्चन जो मुझे लगे वो मैंने आपको भेजे। अब देखिए इसमें कह रहा है द इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन द सिलेंडर आर T0 P0। इनिशियल टेम्परेचर और ये है द वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर डबल्स आइसोबारिकली विल बी। ठीक है, तो आपको बताना है कि वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर डबल आइसोबारिकली विल बी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए वर्क अगर मैं निकाल रहा हूँ, प्रोसेस कोई भी हो, ये फॉर्मूला जिंदाबाद। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो आप चाहो प्रेशर को बाहर भी ले सकते हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है ये कि टेम्परेचर जो है इसमें डबल हो जाता है, तो वो टेम्परेचर डबल वाली सिचुएशन भी देखनी होगी। अच्छा, आइसोबारिकली कह रहा है तो फिर तो और भी अच्छा हो गया, P डेल्टा V। आइसोबारिक प्रोसेस में याद होगा वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V होता था, तो मुझे क्या करना है, डेल्टा V निकालना है। अच्छा, प्रेशर इनिशियल P0 था तो फाइनल भी P0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आइसोबारिक प्रोसेस है। आपने क्वेश्चन अगर नहीं सुना हो, आपके पास नहीं आया है क्वेश्चन, वैसे तो मैंने सबको भेज दिए, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, वो फॉर्मूला है PV = where n is the number of mole and alpha is a positive constant. The initial temperature and pressure of the 1 mole of the gas contained in the cylinder are T0 and P0 respectively. ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद कह रहा है द वर्क डन बाय द गैस व्हेन इट टेम्परेचर डबल्स आइसोबारिकली विल बी। आइसोबारिकली, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, और इनिशियल प्रेशर P0 है, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल प्रेशर भी यही होगा। तो अब सारी कहानी हमारी जो यहाँ पे टिकी हुई है वो ये है कि हमें फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करना है। तो आप देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये n की वैल्यू तो 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो इस वाले टर्म को इधर ले आता हूँ, इस वाले टर्म को अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो आप देखिए V कॉमन आ जाएगा और P माइनस अल्फा आएगा। अच्छा, P में भी P0 ही होगा भाई, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, तो मैंने P0 लिख दिया।
और ये यहाँ nRT में n की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दी है, तो ये RT। और अब इसके बाद शुरू होती है कहानी इनिशियल वॉल्यूम की। तो देखो ये वाला टर्म मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, तो ये P0 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रखूंगा फाइनल और इनिशियल के लिए, तो टेम्परेचर भी फाइनल और इनिशियल वाला होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर वर्क डन के लिए P0 और फाइनल वॉल्यूम में क्वेश्चन में कहा है कि टेम्परेचर को डबल कर दिया। तो शुरुआत में क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम V0 तब होगा जब शुरुआत में टेम्परेचर T0 था। ये कहा है क्वेश्चन में, इस शुरुआत में टेम्परेचर T0 है, बाद में इसको डबल कर दिया गया। तो ये आ जाएगा भैया RT0 और इधर P0 माइनस अल्फा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन देख के कई बच्चे डर जाते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक सी इक्वेशन हो गई, PV = nRT तक तो ठीक था, उसके आगे समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये P0 RT0 अपॉन P0 माइनस अल्फा ये आ गया। अब फाइनल वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 RT0 अपॉन P0 माइनस अल्फा। आपने कहा नीचे वाला क्यों नहीं बदला, प्रेशर कांस्टेंट है भाई, अल्फा कांस्टेंट है। तो अब बचा क्या, ये RT0 माइनस RT0 ये 2RT में से चला जाएगा, तो P0 RT0 तो इधर बचा और P0 माइनस अल्फा ये बचा। ये आपका वर्क बना। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ए वाले ऑप्शन में आंसर ये दिया है, बाकी गलत है, आपको सही आंसर से मतलब है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन। थोड़ा तेजी से ही करा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में हम कर लें, तो कोशिश करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा स्टार्ट करें। आज हो जाता है तो ठीक है कंप्लीट, नहीं तो कल करेंगे, कल क्लास होगी संडे को। टाइम बताइए आप, क्या टाइम हम रखते हैं? कल संडे तो कुछ आप में से बच्चों का टेस्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन ही होगा वैसे तो मुझे लग रहा है, या फिर संडे होता है तो थोड़ा सा रेस्ट का मूड भी होता है, तो सुबह जल्दी मैं क्लास नहीं करूंगा इस टाइम पर। मुझे भी थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाएगा और आपको भी ब्रेक मिल जाएगा, आप आराम से रिलैक्स होकर सो सकते हैं। सोने की बात कर रहा हूँ और क्या है भाई, आप नॉर्मली संडे वगैरह तो कम से कम हर आदमी चाहता ही है, लेकिन हम क्लास करेंगे, छुट्टी नहीं है। तो अब देखिए आगे टाइमिंग अभी मैं डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, जहां तुम कंफर्टेबल हो वहीं मैं भी कंफर्टेबल हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 मार्क किया होगा 2019 जेई का, 2019 का क्वेश्चन है जेई का। क्या कह रहा है, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV अंडरगोज an isobaric expansion by certain volume, the ratio of work done in the process to the heat supplied is। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में कराया था, याद हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV अंडरगो एन आइसोबारिक एक्सपेंशन बाय सर्टेन वॉल्यूम। आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस में आपको याद होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या करते थे, जो हीट है उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में और कुछ पार्ट वर्क में जाता था। मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था, अगर याद आ जाए तो, डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q, ये रेशियो 1 अपॉन गामा आया था, याद हो तो। ये तो फ्रैक्शन आया जो इंटरनल एनर्जी में गया, और बाकी का कहाँ जाएगा, वर्क में। तो वर्क और इसका पूछ रहा है डेल्टा U, तो वो फॉर्मूला वैसे तो ये था W अपॉन डेल्टा Q। फॉर्मूला क्या था, याद आ गया वो तो, 1 माइनस 1 अपॉन गामा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। और अब इसमें ये रेशियो पूछ रहा है W अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस with constant volume heat capacity undergoes an isobaric expansion by certain volume, the ratio of work done in the process to the heat supplied is। ठीक है, तो वैसे तो ये आ गया, बट हमें गामा नहीं क्वेश्चन में पता है, क्योंकि गैस आइडियल तो है पर कौन सी है ये नहीं बताया। तो गामा की वैल्यू वैसे तो CP अपॉन CV हम लिख सकते हैं, गामा की वैल्यू CP अपॉन CV लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि CP की वैल्यू फिर नहीं पता है हमको, है ना। और जो ऑप्शंस दिए हैं आपने देख ही लिए होंगे ऑप्शंस, तो वो वैसे मैंने कहा कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरे तरीके से करता हूँ। तो डेल्टा U देखो, गामा की वैल्यू फिर वही CP अपॉन CV रखो, फिर CP की वैल्यू निकालो, फिर करके सॉल्व करके आंसर जो दिए है ना 4, वैसे तो ठीक है ये आंसर हो गया, ये बताया था मैंने आपको, बट ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है।
और आंसर में n दिख रहा है, r दिख रहा है और cv दिख रहा है, यानी हमें n चाहिए, r चाहिए और cv, ये 3 पैरामीटर के टर्म्स में आंसर दे रखे हैं। तो हमने सोचा कि फिर चलो ऐसे कर लेते भाई, n cv डेल्टा t, ये तो ये हो गया। W का फॉर्मूला आइसोबारिक में पता ही है, nr डेल्टा t होता है, और डेल्टा Q का फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस में पता है, ncp डेल्टा t होता है। और cp की वैल्यू क्या होती है, cp की वैल्यू क्या होती है, गामा टाइम्स cv। अब गामा टाइम्स cv कर लो, cp की वैल्यू, या एक काम करो इसे cv प्लस r कर लो ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको cv तो कहा है, cp के बारे में कुछ कहा नहीं और ऑप्शन में कहीं cp नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई हो तो इसकी तो मुझे खैर जरूरत है नहीं, मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, बस हो गया और आपका आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, तो W की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस में ये nr डेल्टा t है ना, nr डेल्टा t, और ये आ जाएगा n cv प्लस r डेल्टा t। तो डेल्टा t से ये चला जाएगा, n से ये चला जाएगा। ऐसा कोई आंसर इसमें है क्या? The ratio of work done in the process to the heat supplied is, मेरे ख्याल से कुछ इसमें ऑप्शन में कुछ एरर है। वर्क डन का आइसोबारिक प्रोसेस में nr डेल्टा t, और जो हीट का फॉर्मूला है आइसोबारिक प्रोसेस में वो ncp डेल्टा t, तो n और cp की जगह मैंने cv प्लस r रखा और डेल्टा t, तो ये फॉर्मूला तो भैया ये आया, फिर यहाँ पे ये आ गया r अपॉन cv प्लस r, यही आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, कोई आंसर इसमें दिख रहा है क्या? कोई आंसर दिखा इसमें? मेरे ख्याल से तो कोई मैच नहीं करेगा शायद, या इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एक छोटी सी इसमें चेंज किया है। 4 आंसर है हमारे पास, मैं आंसर लिख देता हूँ, इसीलिए जरूरी है, ये आंसर तो नहीं है, जो ऑप्शन है उनको मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए ये अच्छा है सवाल, मुझे समझ में आ गया क्या है, ये 4nr और ये cv माइनस nr, ये है एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है nr अपॉन cv माइनस nr, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है nr अपॉन cv प्लस nr, nr cv प्लस nr, और जो डी वाला ऑप्शन है वो है 4nr अपॉन cv प्लस nr, ये है। अब देखिए इसमें इनमें से आंसर हमें सेलेक्ट करना है, इनमें से हमको आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है, तब आप आंसर पे आएंगे। वैसे हमने जो आंसर निकाला वो ये है, लेकिन आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको इनमें से कोई आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने ये निकाला और ऑप्शन ये है। ये गलती नॉर्मली बच्चा भी करेगा जब सॉल्व करेंगे, और इसीलिए गलती भी कभी करनी चाहिए, कहते ना कर ले गलती से मिस्टेक, है ना, यही उम्र है। तो अब देखिए जब ऑप्शन हमें नहीं मिला तो हमने फिर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ा, तो हमारा ध्यान जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो दिए इनमें से होना चाहिए। और या फिर कई बार ऐसा भी नहीं है कि हर साल क्वेश्चन जितने आते वो सारे करेक्ट ही होते, कई बार इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट होती है। कई बार मैंने आपको बताया कि सिंगल करेक्ट है जेईई मेन में, और उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही आ जाते हैं, बोनस मिलता है फिर ऐसे। हालांकि ये ऐसा सवाल नहीं है, तो फिर से एक बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना चाहिए। आपको पता है हमने कहाँ कुछ चीज कोई मिस करी है, और मैंने जानबूझ के यही किया
कि आपका ध्यान भी इस तरफ जाना चाहिए। एग्जाम में ऐसा होगा तो वहां हो सकता है आपने आंसर निकाला, घबरा जाता है बच्चा, बोले ये तो मेरा मैच ही नहीं करा, मुझसे क्या गलती होगी। हमने सब कुछ सही लिखा है, लेकिन एक जगह इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा हमने लापरवाही करी है, लेसनेस है। उस केयरलेसनेस के लिए क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना होगा। मैंने भेज रखे हैं क्वेश्चन, दोबारा से पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड दे रहा हूँ इसके लिए। ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको इसीलिए। हाँ भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से। ये 2019 का ही क्वेश्चन है, जेईई मेन का। नेट पे मत सर्च करने लग जाना। आजकल यही है। देखो मैंने कहा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसकी पहली की जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़े। एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी। इसने वर्ड मोलर हीट कैपेसिटी यूज नहीं किया, इसने वर्ड मोलर हीट कैपेसिटी यूज नहीं किया, हीट कैपेसिटी यूज किया है, सीवी। आप इस बात गौर करेंगे। जब देखिए वैसे तो आप ये कह सकते हैं सर ये आंसर, जब आंसर है ही नहीं तो आपको एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ना चाहिए। इसने वर्ड मोलर हीट कैपेसिटी यूज नहीं किया, मोलर हीट कैपेसिटी यूज नहीं किया, और इसने वर्ड यूज किया केवल हीट कैपेसिटी। अगर याद आ रहा हो तो मैंने पीछे जब कैलोरीमेट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी था, ये जो टर्म होता है ना, ये टर्म को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, यानी एस डेल्टा टी। ठीक है, फिलहाल इसको अगर हम कंपेयर करें एनसीवी डेल्टा टी से, तो ये एनसीवी की वैल्यू है, ये एनसीवी की जो वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा टी से ये चला जाएगा तो हीट कैपेसिटी। आपको मेरी बात समझ में आई हो? अगर आप ये मोलर हीट कैपेसिटी मान के चलोगे तो आंसर ये आएगा, और फिर ये आंसर सही होता, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन में वर्ड यूज कर रहा है हीट कैपेसिटी सीवी। तो आपको मैंने बताया था ये पूरा जो टर्म होता है एम इंटू एस, इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी। और उसको डिफाइन कैसे किया था अगर याद हो तो, डिफाइन किया था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज हीट कैपेसिटी। मैं फिलहाल एस लिख रहा हूं, और यहां से कंपेयर करेंगे तो एनसीवी की वैल्यू ही हीट कैपेसिटी। ये बात समझने की जरूरत है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर आप ये लेके चलोगे, अच्छा मैं आप चाहूंगा कि आप सॉल्यूशन में ये भी नोट करो, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो ये भी नोट्स नोट करो, और इसको नोट करने के बाद काटेंगे और वहां लिखेंगे कि क्या गलती है, जिससे ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए यहां तक देखो W में तो कुछ करना नहीं है, W तो आइसोबारिक प्रोसेस में एन आर डेल्टा टी होता है। ये जो डेल्टा क्यू है इसकी वैल्यू हम जब लिखते हैं तो ये डेल्टा यू प्लस W होता है। ये जो डेल्टा यू है इसकी वैल्यू को मैं सीवी डेल्टा टी लिखूंगा। देखो इसने ये जो सीवी है ना, ये सीवी नहीं कहा है क्वेश्चन में, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में, यानी इसको इसने सीवी कहा है, इस वाले को। यानी पूरी एनसीवी की जो वैल्यू हम लेते हैं यूजुअली, उस एनसीवी की वैल्यू को केवल सीवी कह दिया, जिसे मैं एस कह रहा हूं। अब कंफ्यूजन ना हो, दोनों तरफ मालूम पड़ा, इधर भी सीवी लिख दिया, इधर भी, और सीवी से सीवी काट दिया, एन इक्वल्स टू 1 कर दिया। कुछ लोग बहुत जल्दी करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में इसको जो हम मोलर हीट कैपेसिटी ना कह के हीट कैपेसिटी कह रहा है, इस हीट कैपेसिटी को उसने बोला है क्वेश्चन में सीवी है। तो ये मैंने एन सीवी डेल्टा टी ना लिख के सीवी डेल्टा टी लिखा, और डब्ल्यू की वैल्यू तो है ही एन आर डेल्टा टी। ये डेल्टा क्यू आ गया, और अब आप डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू निकालेंगे, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू, तो ये आ जाएगा आपका एन आर डेल्टा टी, और नीचे सीवी प्लस एन आर डेल्टा टी, ये चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, एन आर अपॉन सीवी प्लस एन आर, सी वाला आंसर आ रहा है। ये आंसर भी गलत नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से गलत है, क्योंकि हमने आंसर निकाला और ये सोच के निकाला कि ये सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दी है, बट उसने कहा है मोलर वर्ड यूज नहीं किया, यानी एक मोल के लिए नहीं है,
बल्कि जनरल वर्ड यूज किया है, तो उस एनसीवी की जगह ही हमने सीवी यूज करी है, तब जाके हमारा आंसर सी वाला करेक्ट हुआ। अच्छा सवाल है, आप इसको नोट करें, वो भी नोट करना है और ये भी नोट करना है, गलत वाला भी कम से कम हो कि नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें तो ध्यान रहे। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के आगे एक और क्वेश्चन है, वो भी 2019 का ही है, आसान है। क्या कह रहा है, व्हेन हीट Q इज सप्लाइड टू अ डाइएटॉमिक गैस ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा T, द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कितनी देनी पड़ेगी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार और कर देता हूं, कुछ बच्चे के पास अगर नहीं हो तो सुन रहे होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं आए तो। व्हेन हीट Q इज सप्लाइड टू अ डाइएटॉमिक गैस ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय डेल्टा T। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर 2019 का क्वेश्चन है, अब जो मैं बता रहा हूं, और ये कह रहा है कि Q हीट की जरूरत पड़ती है जब एक गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा T से हीट करते हैं, डेल्टा T से उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो उसको Q हीट देनी पड़ती है। अगर उसे कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करना हो और उतना ही टेम्परेचर चेंज करना हो, उतना ही टेम्परेचर चेंज करना हो, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। यानी Q डैश को Q के टर्म्स में निकालना है, NCV डेल्टा T होता है Q, ये इतनी हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इतनी हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कह रहा है कि अगर ये Q है तो ये कितना होगा, तो ध्यान से देखो, गामा CV डेल्टा T हो जाएगा और ये गामा टाइम्स Q आ जाएगा कि नहीं। देखो NCV डेल्टा T ऊपर से ये वाला Q है वो मैंने रख दिया गामा टाइम्स Q डैश चाहिए, और डाई एटॉमिक गैस कह रहा है क्वेश्चन में, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू भैया 7/5 होती है, तो ये आपका आंसर आ गया। चार ऑप्शन दिए आप देखिए, 7Q/5, 3Q/2, 5Q/3 और 2Q/3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ही हो गया, ए वाला, फर्स्ट वाला ए वाला हो गया। क्वेश्चन में कहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट चाहिए वो Q चाहिए डेल्टा T चेंज करने के लिए, तो उतना ही टेम्परेचर में चेंज अगर कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो कितनी हीट चाहिए, तो उसको हमने फिर ऐसे लिख दिया गामा CV और NCV डेल्टा T को ऊपर से Q रख दिया, तो गामा टाइम्स Q आ गया, तो Q डैश की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये पूछ रहा था। अच्छा, पीछे का आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी देखने में डरावना सा लगता है लेकिन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस passes through a process where the process and volume obey the relation। 1 मोल की आइडियल गैस है, ये भी जेई का 2019 का है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे दिए वो इसीलिए कि क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ भी लगते हैं, होते नहीं है लेकिन वो टफ दिखने में लगते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमने पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन काम आ रही है कि नहीं आ रही है थ्योरी, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आज। अब इसमें कह रहा है कि एक आइडियल गैस है, तो कैसी है, मोनोएटॉमिक वगैरह नहीं बताया, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाले लॉ को ओबे करती है, P = P0 1 - और V0/V की पावर 2। ये एक रिलेशन को ओबे करती है, गैस की जो इस रिलेशन को गैस ओबे करती है। और इसमें आगे कह रहा है कि P0 और V0 कांस्टेंट है। कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ वॉल्यूम चेंजेस बाई, तो फाइंड डेल्टा T, शॉर्ट में लिख देता हूं, चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम चेंज होता है V0 से 2V0। ठीक है, व्हेन वॉल्यूम चेंजेस बाई चेंजेस फ्रॉम V0 to 2V0, तो डेल्टा T कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन तो कर दिए ही हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपको देख के लग रहा होगा कि काफी टफ सा है। अब देखिए क्वेश्चन की अप्रोच आपको पता होना कैसे करना है, तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमको वॉल्यूम में चेंज दे रखा है और टेम्परेचर में चेंज चाहिए, तो यहाँ प्रेशर कर क्या रहा है, हटाओ इसको भाई। हमको तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए और टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर का काम क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, प्रेशर को हटाओ यहाँ से,
क्योंकि टेम्परेचर का टर्म लाना होगा, वॉल्यूम का टर्म है इसमें कुछ, और टेम्परेचर वाले टर्म लाने होंगे, प्रेशर को हटाना होगा। पी नॉट कॉन्स्टेंट है, पी नॉट नहीं हटाना है, पी हटाना है जो कि प्रेशर है। तो यहाँ इसके लिए मैंने कहा आप nRT इक्वल्स टू PV या P इक्वल्स टू nRT अपॉन V, ये फॉर्मूला हमेशा रेडी रख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, और क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 मोल कह रहा है, n की वैल्यू 1 मोल कही है क्वेश्चन में, तो RT अपॉन V मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये आ जाएगा RT अपॉन V, और ये P नॉट 1 माइनस हाफ V नॉट अपॉन V की पावर 2। ठीक, ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, और इस वाले फॉर्मूले में आप चाहो तो R अपॉन V था, तो V को इधर ले आओ, R को इधर ले आओ, ये टेम्परेचर की इक्वेशन बन चुकी है। P नॉट कांस्टेंट है, ध्यान रखना। अब कह रहा है वॉल्यूम V नॉट से 2V नॉट हुआ तो टेम्परेचर में कितना, तो इनिशियल टेम्परेचर में निकाल लेता हूं। इनिशियल टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम V नॉट रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा P नॉट V नॉट अपॉन R, और 1 माइनस हाफ यहाँ पे रखोगे, देखो डायरेक्ट रख लो, V नॉट अपॉन V नॉट 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हाफ, तो ये आ गया पहला केस, और ये बचा आपका P नॉट V नॉट अपॉन 2R, P नॉट V नॉट अपॉन 2R, ये टेम्परेचर इनिशियल, और ये फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर के लिए P नॉट वॉल्यूम 2V नॉट, वॉल्यूम 2V नॉट कह रहा है 2V नॉट, और अंदर जब आप इसको रखोगे 1 माइनस 2, और यहाँ V नॉट अपॉन V नॉट, तो ये हाफ आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये आ गया 1/4 1/2 1/4 1/2 1/8 1 माइनस 1/8 7/8, और ये 7/8 2 से 8 4 टाइम चला जाएगा, तो 7 P नॉट बाई 4R, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, आप करके भी देख सकते हैं। 7/8 आएगा, और यहाँ 2 से 8 4 टाइम, तो 7 P नॉट V नॉट बाई 4R, ये आ गया। और इसी का तो डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए डेल्टा टी, तो आप डायरेक्ट कर लो, ये आप इसको 2P नॉट V नॉट अपॉन 4 कर सकते हो, इसे आप 2P नॉट V नॉट अपॉन 4 कर सकते हो, इसमें से माइनस करोगे तो 7 माइनस 2 करोगे तो 5 P नॉट V नॉट बाई 4R, 5 P नॉट V नॉट बाई 4R, ये आ गया। और इसमें आंसर जो दिया है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला आंसर हो जाएगा। आप आंसर भी लिख लो जो इसमें दिए है, सी वाला आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो आपके पास नहीं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे बाद में वीडियो वगैरह देखते हैं। तो कुल मिला के आप देखिए, कई बार इक्वेशन ऐसी डरावनी आएंगी आपके सामने, लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, क्वेश्चन को करो, प्लानिंग करो। यहाँ पे जैसे मैंने प्रेशर को हटा दिया, कैसे सोचा, रोड मैप पता होना चाहिए हमें कि कैसे जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, आंसर तक पहुंचना है। टेम्परेचर में चेंज चाहिए, वॉल्यूम में चेंज दिया है, तो प्रेशर को हटाओ, प्रेशर को हटाने के लिए ये लगाया, ये इक्वेशन आ गई, बस वैल्यू रखी, कोई हाई फाई नहीं। देख के लग रहा है कि इतना लेंथी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहां पे। एक और सवाल, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, आई थिंक ये पुष्पेंद्र शायद है, अगर क्लास में तुमने भेजा था। तो क्या है क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2021 इसी साल का है, ऑनलाइन का, ठीक है, 26 फेब का क्वेश्चन है। जेईई मेन 2021 और फेब 26 फेब वाला इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है, 26 फेब। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं, वैसे आपके पास भी आ गया होगा। कह रहा है 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस। अच्छा, आपके मन में एक चीज आ सकती है कि ये जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी था, एक इसी में था या इससे पीछे वाले में था, रिजिड मॉलिक्यूल कह देता है। तो रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो, रिजिड मॉलिक्यूल का मतलब ये है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, हमने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है रिजिड डायटोमिक, तो मैं थोड़ा सा बता दूं इसका मतलब क्या है। रिजिड का मतलब है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी कंसीडर नहीं करनी, या डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाली कंसीडर नहीं करनी। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो ये यहीं रहेंगे, ये ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, बट ये वाइब्रेट नहीं कर रहे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट वेरिंग, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं हमें कंसीडर करनी। ये रिजिड का मतलब यही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस परफॉर्म ए वर्क ऑफ, डायटोमिक गैस है और जो वर्क होता है वो Q/5 है। परफॉर्म ए वर्क ऑफ Q/5 व्हेन हीट Q इज सप्लाइड, व्हेन हीट Q इज सप्लाइड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है।
when 1 mole of rigid diatomic gas perform a work, और या मैं लिख ही देता हूँ, performs a work of W equals to Q by 5 when heat Q is supplied. The molar heat capacity of the gas during this transformation is, molar heat capacity if short में लिखा, molar heat capacity is XR by 8, ठीक है। Then X क्या है यहाँ पे ये पूछा है, R के टर्म्स में दिया है, तो X की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हीट Q में से वर्क में इतनी गई। इसमें एक जनरल बच्चा क्या मिस्टेक करता है, वो सोचता है कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या कहा है? आइसोबारिक प्रोसेस नहीं कहा है। आइसोबारिक प्रोसेस है ऐसा नहीं कहा है। तो ये जनरल आइसोबारिक भी हो तो क्या दिक्कत है, आप उसमें लगा सकते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको जनरल प्रोसेस लेके चलेंगे, और जनरल प्रोसेस में यानी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए समझो, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए W का फॉर्मूला NR डेल्टा T, ठीक है, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x होता है, ठीक है। 1 माइनस ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग है। आप चाहो तो इस x को मैं x डैश कह देता हूं, इस x को मैं x डैश कह देता हूं, ठीक है। अच्छा, 1 मोल रिजिड डायटोमिक गैस है, इसमें से वर्क जो है वो आपका Q अपॉन 5 है, Q अपॉन 5 है। तो एक चीज और है यहाँ पर कि जो डेल्टा U होगा, डेल्टा U होगा, राइट, डेल्टा U की जो वैल्यू होगी वो 4Q by 5 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो डेल्टा U की वैल्यू 4Q by 5, W की वैल्यू Q by 5, टोटल हीट से हमें इसको रिलेट करना है ना। अब यहाँ पर ये आपका W NR डेल्टा T 1 माइनस x डैश डेल्टा U 4Q by 5 आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको हिंट कर दूं कि C की वैल्यू जो है ये CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x डैश से आने वाली है, ठीक है। CV की वैल्यू तो आप लिख ही लोगे क्योंकि डायटोमिक गैस है, तो CV की वैल्यू क्या होती है डायटोमिक गैस के लिए 5R by 2। देखो यार, C की वैल्यू 5R by 2 प्लस R अपॉन 1 माइनस x डैश है। अब आपको ये XR by 2 को कंपेयर करने के लिए पहले x डैश की वैल्यू आपको चाहिए वर्क से। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो, ठीक है। देखो W की वैल्यू NR डेल्टा T 1 माइनस x डैश होती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। आपने ये नहीं कहना है कि सर आपको कैसे पता, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तो यार जनरल प्रोसेस है, किसी में भी सिचुएशन जैसे PV इक्वल्स टू NRT लगा सकते हैं, ऐसी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो W की वैल्यू NR डेल्टा T 1 माइनस x डैश और डेल्टा U की वैल्यू ये है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो Q by 5 है, गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, ये जो Q by 5 है, क्या मैं इसे 4W कह सकता हूं, 4W मैं बोल सकता हूं। आपको मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है। अब यहां पर ये जो डेल्टा U है, जिसकी वैल्यू गौर करना NR डेल्टा T, NR डेल्टा T और 1 माइनस NR डेल्टा T गामा माइनस 1 और ये 4 टाइम्स NR डेल्टा T 1 माइनस x डैश। इस बात पे गौर करने की जरूरत है, ठीक है। ये आपका NR डेल्टा T गामा माइनस 1, इसमें आप एक काम और कर सकते हो, N और डेल्टा T को उड़ा दो, N और डेल्टा T को उड़ा दो। अब यहां से देखिए, गौर करना, ये जो वैल्यू है ये तो भैया CV है, तो R अपॉन जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल चुका है। क्या किया मैंने, डेल्टा U की वैल्यू 4Q by 5 को 4W लिखा, ये W दिया था। ये NR डेल्टा T गामा माइनस 1 या NCV कह लो इसको, और 4 टाइम्स R अपॉन 1 माइनस x, तो R अपॉन 1 माइनस x जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। ये आपका CV है, इसको भी मत लिखो, इसे CV ही लिखो, क्या जरूरत है, ठीक है। सो ये CV by 4 आ गया। ये क्या था आपका, ये आपका CV ही तो था, ये आपका CV ही तो था, तो CV आ गया और ये CV by 4 आ गया, तो मैं इसे CV लिखूंगा और ये CV by 4, दिस इज हाउ वी गेट 5 by 4 CV। और अब CV की वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए रख लो और इससे कर दो कंपेयर, ठीक है। बस आपका आंसर आ चुका है 5 by 4 CV, CV की वैल्यू 5R by 2, तो
तो भैया ये आ गया 25R/8 और ये XR/8 है। तो x की वैल्यू समझ में आई आपको कि नहीं? बढ़िया सवाल है, इसी साल का है, 2021 फरवरी का अटेम्प्ट 26 को अगर दिया होगा किसी ने। किसी का कोई डाउट हो पूछ लो, कहीं पे भी किसी स्टेप में और भी अप्रोच हो सकती है। मुझे अभी जो क्लिक किया उससे मैंने सॉल्व कर दिया। मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, अच्छा लगा तो आपसे शेयर किया। एक्स डैश ये अलग है, ये अलग है, ये कोई नंबर वैसे डिमांड कर रहा है, ये वो वाला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में था। तो इसमें जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, गलतियां यही करते हैं कि हम इसको ये मान लेते हैं कि इसमें 4 प्रोसेस ध्यान देते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 होता है तो वो हीट का मतलब ही नहीं, ये सोचता है बच्चा। आइसोकोरिक में डब्ल्यू 0 होता है तो ये आइसोकोरिक नहीं हो सकता। समझना कहाँ गलती हम करेंगे इस सवाल में। फिर आइसोथर्मल में जो डेल्टा यू है वो 0 होगा, यानी जो भी हीट देते हैं 100% वर्क में जाएगा, तो वो भी नहीं है क्योंकि 100% नहीं जा रहा है। आइसो कोरिक में वर्क 0 होता है तो वो भी नहीं है। एडियाबेटिक में हीट 0 होती है, वो भी नहीं है। बचा कौन सा? आइसोबारिक, क्योंकि यही ज्यादा पड़ा होते हैं 4 प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक का ध्यान ही नहीं आता। लेकिन आइसोबारिक कहा थोड़ी है क्वेश्चन में, अगर आइसोबारिक भी होगा तो भी इस फॉर्मूले से निकल आएगा। आप जैसे देखिए इसमें ये जो C इक्वल्स टू CV प्लस R/1 माइनस एक्स डैश जो है या x है, इस वाले से आप जब सॉल्व करोगे तो भी आप इसको C की वैल्यू CV प्लस R/1 माइनस एक्स करोगे तो भी आपको आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्म मिल जाएगा, आइसोबारिक का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, आइसोबारिक का फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो कंपेयर, ये तो जनरल प्रोसेस है, किसी भी सिचुएशन में आप इसको लगा सकते हैं। तो आप ये लेके चले W की वैल्यू ऐसे और डेल्टा U की वैल्यू हो गई, क्योंकि Q/5 Q में से Q/5 वर्क में गया तो इंटरनल में इतना गया और इंटरनल में इतना गया तो ये 4W लिख दिया और फिर दोनों तरफ इधर आ गया NCV डेल्टा T और इधर आ गया 4R डेल्टा T। तो मैंने क्या किया, R/1 माइनस जो मुझे यहाँ चाहिए था उसकी वैल्यू CV/4 आ गई, तो CV ये और ये वाली CV/4, 5 CV/4 वैल्यू सॉल्व करके आ गया। अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल मैं आपको ग्राफ के ऊपर देता हूं और भी आगे क्वेश्चन है। देखिए, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग PT and VT graph of the following ग्राफ। पहला एक ग्राफ आपको दिया है, ये P और V में, और ये बता दिया है, क्योंकि ऐसे देख के तो नहीं बता सकते कौन सा होगा, तो मैंने बता दिया ये आइसोथर्मल है। ये पहला है PV, PV में ABC ये ग्राफ दिया है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग PT और VT ग्राफ क्या होंगे बताना है। एक पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग PV एंड VT ग्राफ अब नीचे ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं पढ़ देता हूं। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग PV एंड VT ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, और वो ये दिया है आपको, ये P और T में ग्राफ दे रखा है।
A B C। आप ड्रॉ करिए, थोड़ा सा समय मैं देता हूं। ये लाइन, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वाली वर्टिकल है, यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल है। ग्राफ आपको जो ड्रॉ करना है वो क्वालिटेटिव ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वालिटेटिव का मतलब उसकी शेप बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू इंडिकेट नहीं करनी, क्वांटिटी नहीं शो करनी। जैसे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है मैंने नहीं दिखाया, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम है, ये मैंने नहीं शो किया, तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल क्वालिटी ग्राफ की शो करनी, यानी कैसी शेप होगी ये दिखाना है, क्वांटिटी नहीं बतानी है कि कितना प्रेशर वॉल्यूम वगैरह हो जाएगा। तो आप इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको। चलिए आप करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तब तक। अभी क्लास 15 मिनट और चलेगी। हाँ भाई, फर्स्ट वाले का ड्रॉ कर लिया हो आपने? ये मैं इरेज कर रहा हूँ इधर का। तो देखिए, ग्राफ, एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले जो प्रोसेस दिए है ना उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो ग्राफ है, इसमें फर्स्ट वाले में मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन पहले ए बी क्या है और बी सी क्या है और इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो ए बी में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है पी कांस्टेंट, और प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ ओबे होता है, V प्रोपोर्शनल टू चार्ल्स लॉ, राइट। इसी तरह से बीसी वाले पार्ट में मैंने बताया आइसोथर्मल, क्योंकि एडियाबेटिक भी इसी तरह का होता है तो बताना चाहिए कैसा प्रोसेस है। तो अब ये आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब पीवी कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ ओबे होगा, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। अब हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है P और T के बीच में पहला, और दूसरा हमें ग्राफ ड्रॉ करना है V और T के बीच में। तो कभी भी ग्राफ जब ड्रॉ करें तो एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये थोड़ा इधर उधर खिसकाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू T है और ये P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट के लिए ये तो पक्का है कि ग्राफ इस तरह से होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम इधर गए तो हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एरो फिर इधर जाएगा। आप फिर से समझो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए A से B जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने एरो इधर बनाया। तो ये हो गया हमारा AB वाला। अब इसके बाद ये वाला पार्ट है BC, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए ग्राफ हमारा ऐसे आएगा वर्टिकल में। और अगर इस तरह से आएगा तो सवाल ये है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ऊपर नीचे ये डिसाइड करने के लिए फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज तब कर सकता है जब ये ग्राफ नीचे की तरफ आए। ये हो गया, और ऊपर वाले पार्ट को अब आप हटा सकते हैं। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो करनी, आपको ग्राफ की शेप दिखानी थी,
तो वो इस तरह का आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में आप देखिए ए बी वाले पार्ट के लिए v प्रोपोर्शनल टू t है, तो v प्रोपोर्शनल टू t तब होगा जब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन तो हमने बना दी, पर अब हमें इसमें ये देखना है पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होगी, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू x की कंडीशन हो गई। तो पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया। अब सवाल ये है कि यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम तब बढ़ सकता है जब आप इसमें ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा ऐसे, और इसमें एरो हम बनाएंगे ऊपर की तरफ, राइट। तो अब ये जो सॉलिड वाला पार्ट है वो हमारा ग्राफ है, ध्यान रहे, ये डॉटेड वाला नहीं, डॉटेड तो केवल ये दिखाने के लिए कि ओरिजिन से पास कर रहा है। इसके बाद ये वाला पार्ट बीसी है, बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए ग्राफ हमारा इस तरह से होगा, वर्टिकल होगा कि नहीं होगा, तो ये वर्टिकल। अब ये देखना है कि इसमें हुआ क्या, तो आप देखिए ध्यान से, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर कम हुआ है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना है तो ऊपर, और ये एरो बना सकते हैं, नीचे का पार्ट फिर हटा सकते हो। तो ये फाइनल ग्राफ हो गया। अब जैसे ये थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा ओवर शूट कर गया है, तो थोड़ा सा ग्राफ को दाएं बाएं ऊपर नीचे खिसका के एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना क्वालिटेटिव ग्राफ है। अभी हमने इसको जो ड्रॉ किया तो थोड़ा सा मैं, अब मुझे शेप का पता लग गया है, तो मैं इसमें थोड़ा लेंथ वगैरह में एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, ये, और ये यहाँ से ए से बी और बी से सी, ये आपका ग्राफ आ गया फाइनली पहले वाले के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ साइक्लिक नहीं है, क्योंकि साइक्लिक की कंडीशन क्या होती थी कि जहां से चले थे वहीं एंड अप होना चाहिए। तो ये साइक्लिक नहीं है। तो साइक्लिक के ग्राफ कभी भी, अगर साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, तो फिर उसके ग्राफ जो आप किसी दूसरे उसमें भी प्लॉट करोगे तो नॉन साइक्लिक ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, ये ABCA ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसके जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो साइक्लिक ही आएंगे। हाँ, शेप वेरी करेगी, वो हम देखेंगे। तो ये ABCA ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका ग्राफ साइक्लिक आएगा, यानी क्लोज्ड कर्व आएगा। ये क्लोज नहीं था, तो ये भी ग्राफ क्लोज नहीं थे, ये भी ग्राफ क्लोज नहीं थे। तो अब हम आ जाते हैं इसके लिए। तो इसमें पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आगे हेल्प हमें मिल जाएगी। तो अब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले AB प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दें, AB तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट यानी बॉयल्स लॉ, और यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये आपको दोनों तरह के ग्राफ, ये PV और VT ड्रॉ करने में हेल्प मिल जाती है कि कैसे आएगा। तो ये पहले लिख लेना अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपकी कोई और अप्रोच हो सकता है आपको और ज्यादा अच्छा आता हो, पर मुझे लगता है कि यही ज्यादा अच्छा है। A से B जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर PV कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसके बाद BC वाले पार्ट में आप देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या है, BC वाले पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू T। और लास्ट थर्ड वाली पॉसिबिलिटी फिर C से A आ रहा है, तो ये जो लाइन मैंने शो की है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन है। तो आप CA वाले पार्ट के लिए ये कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। देखो यार, स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो y प्रोपोर्शनल टू x, तो y प्रोपोर्शनल टू x का मतलब P प्रोपोर्शनल टू T हो गया यहाँ पे। तो P प्रोपोर्शनल टू T का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। कौन से प्रोसेस में, CA प्रोसेस विल बी आइसोकोरिक। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। इसमें पहले AB T कांस्टेंट है, और हम जो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने जा रहे हैं वो ग्राफ हमारा है PV। यहाँ P ले लेते हैं और यहाँ V ले लेते हैं। तो PV टेम्परेचर कांस्टेंट, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ हमारा कैसा होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लिया, थोड़ा जगह इधर छोड़ के बनाओ, क्या पता ग्राफ इधर आए, क्या पता ऊपर जाए, अभी पता नहीं, लेकिन उसको आगे पीछे थोड़ा खिसका लेंगे बाद में। क्वालिटेटिव ग्राफ है, तो थोड़ा सा मैंने जगह इधर भी रखी है, थोड़ा इधर भी रखी है। ग्राफ हो सकता है ऊपर जाए, ग्राफ हो सकता है इधर आए। तो ये ग्राफ आप प्लॉट करें तो रफ होगा पहले, फिर बाद में एडजस्ट थोड़ा सा किया जा सकता है। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। और अब अगर हम इसमें देखें तो A से B जा रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो A से B जा रहे हैं, इसको देखें तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है। तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि एरो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद BC प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ गए तो प्रेशर कांस्टेंट होने के लिए
एक लाइन ऐसे खींचनी होगी। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन से अब हम फर्दर देख सकते हैं कि लाइन इधर जाएगी कि इधर जाएगी। वो कैसे डिसाइड होगा, तो यहां से आप देखो इधर जा रहे हैं, BC प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इधर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये जो लाइन है ये इस तरफ जाएगी, ये लाइन इस तरफ जाएगी, और इधर वाले पार्ट को मैं हटा सकता हूं। ठीक है, ये लाइन इधर जाएगी। नाउ अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस हमें पता ही है, तो इतना तो पक्का है कि ये ग्राफ नीचे आएगा, इससे मिलेगा पक्का। अब सवाल ये कि ऐसे तिरछा आएगा या वर्टिकल लाइन आएगी या थोड़ा स्लैंट टाइप की आएगी। वैसे अंदाजा है तो आप यहां से देख भी सकते हैं कि सीए वाले पार्ट में V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो ये लाइन कैसी आएगी, वर्टिकल आएगी वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए। ये फाइनली ग्राफ हो गया और ये क्लोज हो गया। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम A, B एंड C। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा नीचे ला सकते हो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये आइसोथर्मल हमने दिखा दिया, बाकी तो पता ही है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये फाइनल ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला जो पार्ट हमें, ये तो फर्स्ट ग्राफ हो गया। अब VT वाला ग्राफ हमें प्लॉट करना है। VT तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में यहां फिर खींच लेते हैं हम, ये V और ये T, राइट। तो अब V और T में T कांस्टेंट है, पहले वाले पार्ट में AB में T कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट होने के लिए लाइन वर्टिकल होगी। थोड़ा जगह इधर भी रखिए, इधर भी रखिए, क्योंकि पता नहीं ग्राफ इधर जाएगा कि इधर जाएगा, और थोड़ा चाहो तो आप इसको इधर भी खींच सकते हैं हल्का सा। नाउ सेकंड वाले पार्ट में, अच्छा एरो का हमें ध्यान रखना है, तो ये प्रेशर इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट AB में देखो सारी चीजें कंबाइंड, ये देखना है फिर ये देखना है, देन यहाँ आएंगे। तो अब यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो आप देखो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसमें एरो नीचे की तरफ मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, A से B जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए लाइन वर्टिकल हो गई। फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, आइसो थर्मल प्रोसेस था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो एरो फिर नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। ये सेंस बहुत जरूरी है सीखना। मालूम पड़ा कि दिखने में एक ही जैसी शेप के ग्राफ बना दिए, जैसे ये वाला ग्राफ अभी आया, तो इसी ग्राफ को एक और दूसरे ऑप्शन में रख देगा, बस उसमें ये अभी आपको क्लॉकवाइज सेंस नजर आ रहा होगा, क्लॉकवाइज एक और ऑप्शन दे देगा ऑब्जेक्टिव में, उसमें यही ग्राफ आएगा सेम इसी तरह का, बस सेंस बदल जाएगा, सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये एरो का सेंस भी आपको देखना आना चाहिए। ABCD 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये V है और ये T है और ये ग्राफ वर्टिकली नीचे जाएगा। अब इसके बाद अभी मार्किंग नहीं करें, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब B से C की बात करते हैं, तो B से C की बात करेंगे, BC तो प्रेशर कांस्टेंट है और V प्रोपोर्शनल टू T है। ग्राफ हमारा V और T के बीच में, अभी मैंने बताया V प्रोपोर्शनल टू T का मतलब Y प्रोपोर्शनल टू X, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां से एक लाइन खींचो पहले, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई। अब ये तो पक्का है कि इस पॉइंट से या तो ग्राफ हमारा इधर जाने वाला है या इधर जाने वाला है। लेट्स सी क्या हो रहा होगा। तो आप यहां से देखो B से C की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, B से C की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं यहां से ग्राफ को इधर ले जाऊंगा कि इधर ले जाऊंगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इधर ले जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहां तक। अब इसके बाद मुझे पक्का पता है कि यहां से वापस इधर ही आना है, लेकिन एक बार देख लेते हैं लाइन हॉरिजॉन्टल ही आएगी या थोड़ा सा स्लैंट हो सकती है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे C से A आने पर P प्रोपोर्शनल टू T है, V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तब हो सकता है जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो। तो ये यहाँ से यहाँ गए और देन यहाँ गए, और ये A से स्टार्ट किए थे, ये B आ गया और ये आपका C आ गया, ये फाइनली आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, आपको कोई एक ग्राफ दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ बताइए कौन सा होगा। ठीक है, आप बना लो इसको, 5-6 मिनट हो रहे हैं अभी इस क्लास में, ये आप स्केच कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी जो रह गए वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक काफी क्वेश्चन तो मैंने अभी डिस्कस कर दिए, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाली उसमें आपने देखा, इसमें कार्नो इंजन का क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया नहीं, अब मैं आगे पढ़ाऊंगा कल। और कल कार्नो इंजन को पढ़ने से पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये हम जानेंगे, फिर उसके बाद कार्नो इंजन के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो अभी छोड़ देते हैं। इसके अगला वाला क्वेश्चन अच्छा एग्जाम्पल है, ये अभी हम करते हैं थोड़ी देर में। और इसके आगे वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ये दोनों क्वेश्चन 2015 जेईई मेन के क्वेश्चन है, दोनों ही बढ़िया सवाल हैं। 2015 जेईई मेन के दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये 42 और 43 दोनों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं पहले 43 बता रहा हूँ। 43 आसान है, देखने में लगता है टफ सा है, पर ऐसा है नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, पहले 43 बता रहा हूँ। तो 43 वाले में क्या कह रहा है, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r एट टेम्परेचर T, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फुल स्टॉप के बाद द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस, कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस ऑफ फोटॉन्स विद इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये दिया है आपको, ये आपको दिया है U/V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। क्वेश्चन आपके पास होगा, 2015 का है क्वेश्चन, ये जेईई का बढ़िया सवाल है। तो U/V T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर जो दिया है वो 1/3 टाइम्स U/V दे रखा है ना। इफ द सेल नाउ अंडरगोज एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, द रिलेशन बिटवीन T एंड R, टेम्परेचर और रेडियस में क्या रिलेशन होगा ये बताना है, ठीक है। कि टेम्परेचर को बदल रहा है तो रेडियस किस तरह से बदल रही होगी, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तब। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमें रेडियस का टर्म चाहिए और टेम्परेचर का टर्म चाहिए, तो फालतू के जो टर्म है उनको हटा देते हैं। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना यहाँ पे हुआ है U/V और U/V, तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो P प्रोपोर्शनल 1/3 और T की पावर 4, देखो U/V इसको आप ऐसे लिख लो टाइम्स KT की पावर 4। तो आप चाहो तो यहाँ पे KT की पावर 4 हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा। अब हमको P तो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, P नहीं चाहिए, P है 1/3 KT की पावर 4। तो मुझे वॉल्यूम अगर मिल जाए, क्योंकि स्फेरिकल शेल कह रहा है, तो वॉल्यूम अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर को फिर रिलेट कर पाऊंगा। तो यहाँ PV इक्वल्स टू nRT, क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसके अंदर जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने का मतलब है PV इक्वल्स टू nRT, इक्वेशन आप लगा सकते हो। मुझे टेम्परेचर चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम से रेडियस मिल जाएगी। तो प्रेशर को भी हटाना, ये भी अब्दुल्ला है। तो यहाँ PV इक्वल्स टू nRT, तो P को हटा के यहाँ पे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा nRT/V, और ये 1/3 KT की पावर 4, ठीक है भाई। अब इसमें एक ये जो T आ रहा है, इस T से एक पावर कम कर देता हूं मैं, और ये वॉल्यूम है और nR है। तो देखो वॉल्यूम में आएगा आपका क्या टर्म, nR 4/3 पाई r3। स्फेरिकल शेल का है क्वेश्चन में, स्फेरिकल शेल, और इधर 1/KT की पावर 3। अब जो जो कांस्टेंट है, जैसे ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं और ये वाला टर्म, ये सब कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ एक चीज समझनी होगी कि T की पावर 3 इधर से और 1/, अच्छा एक चीज और, ये वाला R और ये वाले R में फिर चक्कर पड़ जाएगा। ये R जो है वो कौन सा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला है, और ये R कौन सा है, रेडियस वाला। तो मैं इस R को R डैश कह देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों R सेम नहीं है, मालूम पड़ा R से R एक पावर कम कर दी। ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला है, और ये नीचे R रेडियस वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल R के टर्म्स में ही दिया है, ठीक है। तो अब ये T प्रोपोर्शनल टू 1/R की पावर 3 हो गया, और यहाँ से T प्रोपोर्शनल टू 1/R आ गया। ये आपका आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व होके आ गया। तो अब इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से ए वाला आंसर आपने देखा हो, अगर
तो T प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, T प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन। और ऑप्शन में क्या दिया वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। T प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3, एक है T प्रोपोर्शनल टू e की पावर -r, एक है T प्रोपोर्शनल टू e की पावर -3r। ठीक है, तो ये कोई आंसर नहीं होगा इसमें से, ये हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन जो 43 है मैंने पहले करा दिया, अब हम 42 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास को इस क्वेश्चन के साथ 42 के साथ ही मैं रोकूंगा। मेरी अगली क्लास है 11th की, तो उसमें 9 बजे से है, तो अभी थोड़ा सा मुझे भी ब्रेक लेना होगा। अब देखिए 42 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर एन आइडियल गैस। कार्बन इंजन वगैरह के क्वेश्चन भी है इसमें, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे। इसमें और भी 2-4 क्वेश्चन है। 47 है, आप करके आइएगा 47। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। 20th क्वेश्चन अगले उसमें 20 वाला क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। 22 भी ठीक है, बाकी ये कार्बन इंजन के ऊपर है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन 42, ये भी जेईई मेन का 2015 का ही है। कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड क्लोज चैम्बर, as the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between the molecule increases as v to the power q। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन प्रोपोर्शनल है v की पावर q की, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन कह रहा है, और यहाँ पे v वॉल्यूम है गैस का, तो q की वैल्यू डिमांड कर रहा है कि q क्या है, ये आपको निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन के बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट किया था जब मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ाया था उस समय, और मैंने उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में मीन फ्री पाथ पढ़ाया था ना, उस समय मैंने आपसे कहा था देखो नीट में 2-3 क्वेश्चन आए, दो बार क्वेश्चन आ चुका नीट में, कि जो लैम्डा बार होता है मीन फ्री पाथ, वो डायमीटर से कैसे रिलेटेड है, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 2 बार तो ये आ चुका क्वेश्चन। बाकी टेम्परेचर प्रेशर के रिलेशन भी बताए थे, मैंने कहा वो भी पूछ लेगा। फिर मैंने कहा था एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन को लेके क्वेश्चन आया है, तो मैंने आई थिंक शायद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी क्वेश्चन कराया था एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन में। ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस आ गया, तो मैंने वहां तो नहीं कराया था क्योंकि तब तक हमने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा नहीं था, अब हमने पढ़ लिया। तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन का एक क्वेश्चन वहां कराया था, उसमें कोई एडियाबेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसकी मैंने बात करी थी कि आगे आएगा, अच्छा सवाल है और उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस यूज होगा, तो अभी यहाँ पर हम इसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन ये v की पावर q से रिलेटेड, तो q की वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन होता क्या है, आपको अगर याद आए तो मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी, ये बताया था मैंने। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताई थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो t आ गया लैम्डा बार अपॉन v एवरेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ा दिया, अगर रह गई वो क्लास आप वीडियो देख लेना पड़े। तो ये आता था फॉर्मूला भैया यहाँ से 1/√2 पाई nd और nd², तो d² को यहाँ कर दे, और n की वैल्यू आपको याद होगी, हमने निकाली थी n की वैल्यू p/kt। 3 फॉर्मूले लिखाए थे मीन फ्री पाथ के, मीन फ्री पाथ का भी फॉर्मूला लिखा है मैंने, वेलोसिटी एवरेज तो अभी मैं रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे t है लैम्डा बार v एवरेज, अभी लिखूंगा √2 पाई nd p/kt, और v एवरेज की वैल्यू क्या होती थी, तो 8/पाई kt बाई स्मॉल m, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से थोड़ा सा जो अपने काम की चीजें है उनको हम यूज करेंगे। तो काम की चीजें ये है, कांस्टेंट वगैरह तो हटा देते हैं, k है, ये √kt है, तो आप चाहो तो ये पाई है और √2, तो ये देखो क्या बन गया √kt, एक तो बचा ये √kt और kt, तो √kt ये बचा, और 2√2 4 ये आ गया, पाई है √पाई ये आ गया, और d² आ गया, और p प्रेशर, और एक √m, ये गैस के मॉलिक्यूल का मास है। अब क्योंकि हमें वॉल्यूम से रिलेट करना है, तो जो कांस्टेंट वगैरह ना उन सबको तो हटा ही देते हैं। कांस्टेंट क्या है, √k है कांस्टेंट, √m मास गैस का कांस्टेंट है, 4√पाई d², ये सब कांस्टेंट है। तो ये सब चीजें हटाने के बाद अपने काम का जो बचा वो √t बचा, और क्या बचा p, t प्रोपोर्शनल टू √t बाई p। ठीक है भाई। अब यहां से फर्दर हम क्या करने जा रहे हैं,
PV इक्वल्स टू NRT लगा के P को भी हटा देते क्योंकि वॉल्यूम का टर्म मुझे लाना है। तो वॉल्यूम का टर्म लाएंगे तो T प्रोपोर्शनल टू PV इक्वल्स टू NRT, तो यहाँ अंडर रूट T और NRT की वैल्यू NRT अपॉन V, NRT अपॉन V, NRT अपॉन V, P की जगह PV इक्वल्स टू NRT लगा दिया मैंने। इसमें भी क्या है, NR कांस्टेंट होगा तो इस कांस्टेंट को हटा दो NR को, और ये आया। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं T की पावर -12 और V, या हाँ चलो ठीक है, V T की पावर -12, यहां तक ठीक है। अभी भी T आ रहा है, T नहीं चाहिए मुझे, केवल V चाहिए, तो इसको भी रिप्लेस करना होगा, और इसको रिप्लेस कैसे करेंगे वो समझना है। ये आपने अगर नोट कर लिया, इधर वाला नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं। ये भी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये जेई का ही है, जेई 2015। दोनों सवाल अच्छे हैं, मैं इसीलिए पिक किए हैं क्योंकि बच्चे को डाउट रहता है। ये वाला जो अब कर रहे हैं ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। टाइम ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला हमने बना लिया, वहां से हमने डिपेंडेंस देखी, प्रेशर को हटा के ये ले आए। अब इसमें V तो चाहिए, T नहीं चाहिए, तो वो कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। देखो यार, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबेटिक क्वेश्चन में बोला है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में T V की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मैं ये कह सकता हूं T ठीक है, और या ऐसे करो V की पावर गामा -1 प्रोपोर्शनल हो गया 1/T के, 1/T के, और इसकी ये जो वैल्यू है इसे मैं ऐसे लिखूं तो भी चलेगा। देखो यहाँ मुझे T की पावर -12 दिखाई दे रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, V की पावर गामा -1 प्रोपोर्शनल T की पावर -12, आया को समझ में, इसको हटाने जा रहा हूं मैं। तो ये एक इक्वेशन हो गई हमारी पहली, और इसमें हमने क्या किया था, इस P को हमने NRT अपॉन V से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन होगी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम बस आंसर आने वाला है फ्रॉम 1 and 2। जेई का सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन तो होगी, आप सोचो नीट की तरह से आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन T प्रोपोर्शनल टू V को तो अपनी जगह रहने तो T की पावर -12 की जगह ये आ जाएगा सीधे प्रोपोर्शनल में, तो V की पावर गामा -1/2। अब देखो V की पावर 1 है और ये गामा -1 है, तो T प्रोपोर्शनल हो गया V की पावर गामा -1/2 + 1, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हमको इक्वेट करना है V की पावर Q से, एंड दिस इज इक्वल टू V की पावर Q। तो आप देख सकते हैं Q की वैल्यू आ गई गामा -1/2 + 1, तो 2 इधर आ जाएगा, और ये गामा +1/2, गामा +1/2, ये Q की वैल्यू आ गई। यही तो डिमांड कर रहा था, कह रहा है कि T प्रोपोर्शनल है V की पावर Q के, और इसको ये वाला जो टर्म है ये यही तो Q है, यही डिमांड कर रहा है। तो ये सॉल्व किया, ये आ गया। आप इसमें देख सकते हैं आंसर सी वाला ऑप्शन है। आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर पूछते, मुझे पता है, मैंने इसीलिए आंसर सी हो गया, ठीक है, इसीलिए करा दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाते हैं, जेई मेन के, नीट वगैरह के क्वेश्चन लगाते हैं, तो वो डाउट वगैरह अक्सर पूछते हैं। अच्छे सवाल है ये वाला और इससे पहले वाला। आज की क्लास को मैं यही रोकूंगा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, और अभी किसी का कोई डाउट